हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विदित नारायण भदौलिया जीए के सुपर डोज के साथ एक बार फिर हाजिर हूं ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी एग्जाम की जानकारी आपको चैनल पर मिल सके। एग्जाम के पैटर्न का कोई बदल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो सारी जानकारियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना, अभी आपने कॉम्पिटिशन के कोई एग्जाम नहीं दिया तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं। और धीमे धीमे आगे जैसे भी समय निकलेगा और भी सारे जितने भी सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन में आते हैं, जितने भी पार्ट आते हैं, कितना उनका सेक्शन आता है, कितने नंबर का आता है, उसके हिसाब से एक स्मार्ट स्टडी के लिए अलग से वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए वीडियो आप इसको देखें और जुड़े रहें ब्रह्मास्त्र क्लासेस से। आज के जीए के सुपर डोज में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित हो गया हूँ। पिछले वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे तो आप इस सीरीज को अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या हो चुका है पिछले और कुछ दिनों में। और आज का वीडियो भी उन वीडियो से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि अंत में हम लोग आपको पता है कि क्विकली रिवाइज वाला सेक्शन करते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स में जीए के सुपर डोज में चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में है। देखिए क्वेश्चन आया है अभी एकदम हॉट इश्यूज से। एक नदी है जो न्यूज़ में दिखाई गई, सोशल मीडिया पर दिखाई गई, काफी चर्चा में रही ये नदी। इस नदी का नाम है कसाई नदी। इस नदी का नाम है कसाई नदी। और ये जो कसाई नदी है ये किस देश में, ये पूछा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कसाई नदी, कांगो नदी। कसाई नदी कहां पर है? कांगो में। हाल ही में हुआ क्या है कि इस नदी का रंग पूरी तरीके से लाल हो गया था। कारण क्या था अगली स्लाइड में बता दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें बची रहनी चाहिए ना बात के लिए भी, ताकि बना रहे इंटरेस्ट। सबसे पहले जरूरी है कांगो के बारे में जानना। कांगो कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल, कांगो की कैपिटल है किन्हासा। कांगो की कैपिटल क्या है? किन्हासा। और कांगो की करेंसी क्या है? कांगो की करेंसी है फ्रैंक। कांगो की कॉन्गोलिस फ्रैंक किसको बोलते हैं? कॉन्गोलिस फ्रैंक। कॉन्गोलिस फ्रैंक इसकी करेंसी है। देखिए यहीं पे चीजें याद करते जाइए, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी इस तरह के एकदम तुरंत पूछ जाते हैं कि कांगो की राजधानी क्या है। ये तो सिंपल हो जाएगा। चलिए कांगो किस कंटिनेंट में बताया जाता है, देखते हो अफ्रीका। उसकी किन्हासा उसकी राजधानी है, कॉन्गोलिस फ्रैंक उसकी करेंसी है। अब बात आती है कि कसाई नदी की। चलिए कसाई नदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कसाई नदी कांगो में स्थित है। हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी, ठीक है। इस नदी की जो सहायक नदी है उसमें प्रदूषण फैला और प्रदूषण फैलते फैलते कांगो और कसाई नदी तक पहुंचा। ये नदियों में प्रदूषण इतना ज्यादा फैला कि मछलियां और दरियाई घोड़े की लाशें इसमें तैरती हुई दिखाई दी और ये पानी पूरा लाल होकर दिखाई दिया। अगर ऊपर से देखने पे देखा गया जब, तो ये चर्चा में रही और इस पर कई प्रकार के मुद्दे उठे, सवाल पूछे गए सरकार से, और इसकी सफाई के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए बहुत से कदम गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए वहां की। तो कांगो नदी लाल हो गई थी हाल ही में। दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के सब नदी में तैरते हुए देखे गए। प्रदूषण पहली बार कसाई नदी की एक सहायक नदी में पाया गया था, जिसका नाम था तिस्कापा। क्या नाम था इसका? इसका नाम था तिस्कापा। याद रखिएगा, तिस्कापा नदी में पहली वो फैला था, क्या बोलते हैं, प्रदूषण फैलते फैलते पहुंच गया कसाई नदी में, और कसाई नदी हो गई लाल। कसाई कांगो नदी की एक सहायक नदी। कांगो में जो रिवर है, कांगो रिवर, ठीक है, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा है कांगो। कांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कांगो एक बड़ी नदी है वहां की, उसकी सहायक नदी है क्या बोलते हैं, कसाई नदी, और कसाई की है तिस्कापा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टॉपिक है वो हाल ही में चर्चा में रहा है। कसाई नदी लाल क्यों हो गई थी? लाल क्यों हो गई थी उसका रीजन बता दिया, कहां पर है ये भी बता दिया, उस देश की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, पूरी तरीके से क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारे देश इंडिया से। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम बताइए। इंडिया ने हाल ही में एक जहाज डेवलप कर लिया है
उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग। ये दुश्मन के रिसर्च जो चल रहे होंगे समुद्र में परमाणु, उनको पहले से ही ट्रैक कर लेगा। काफी बहुत अच्छा ये जहाज बनाया हुआ है डीआरडीओ के सहयोग से। इसका नाम क्या है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इंडिया ने हाल ही में जहाज बनाया है जो परमाणु मिसाइलों को पहले ही पता लगा लेगा, उसका नाम है उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये इसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है इसका? ध्रुव। अच्छे से याद रखिए, ये नाम आ जाते हैं। तो जहाज का नाम है ध्रुव। आइए जान लेते हैं ध्रुव के बारे में। भारत का पहला उपग्रह और न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, उपग्रह और न्यूक्लियर ट्रैकिंग जहाज है भारत का पहला। ऐसा इंडिया में पहले था नहीं। इंडिया में क्या बहुत से देशों में ऐसे जहाज हैं ही नहीं। कुछ 5-6 देशों को अगर छोड़ दें, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को, उनके पास ही इस प्रकार के जहाज हैं। और अब इसी बेड़े में, इसी कतार में इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है। ये जो ध्रुव है विशाखापट्टनम से शुरू होने वाला है। आई थिंक कल या परसों में ये स्टार्ट होगा। 10 सितंबर डेट रखी हुई है। जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड, किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड ने किया है डीआरडीओ के सहयोग से। देखिए डीआरडीओ के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, है ना। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। मुख्यालय जो है, मुख्यालय जो वो है दिल्ली में, मुख्यालय है दिल्ली में। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958, मुख्यालय दिल्ली में। डिफेंस और रिसर्च में, डिफेंस में रिसर्च करना, सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसी प्रकार उसने हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ मिलकर ध्रुव का निर्माण किया है। इस तरह के युद्धपोत अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चाइना और फ्रांस जैसे कुछ देशों के पास थे। भारत भी इसमें शामिल हो गया है। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों, दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान की क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं वो पनडुब्बियों को लेकर, और परमाणु परीक्षण और हमले के बारे में ये जहाज पहले से ही जानकारी दे सकता है। ध्रुव की एक खासियत है कि ध्रुव उसकी मैपिंग कर देता है, मानचित्र पर उसको बना के दे देता है। मतलब जो अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे अंदर, तो ये रिसर्च करके कि कहाँ पर पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, रिसर्च हो रहा है, कहाँ से हमला हो सकता है, उसकी मैपिंग करता है समुद्र में। और हमको बता देता है कि यहाँ से खतरा है, यहाँ पर से मिसाइल परीक्षण चल रहा है, यहाँ से न्यूक्लियर अटैक हम पे हो सकता है। तो इस प्रकार के इसमें फीचर्स हैं। ठीक है, नाम है ध्रुव, बनाया है डीआरडीओ के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। विशाखापट्टनम में अभी फिलहाल इसको शुरू कर दिया जाएगा 10 तारीख को। और इसकी तस्वीर ये आप अपने सामने देख रहे हैं, यही है ध्रुव जो कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। आशा करता हूं एकदम समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपके। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटक ग्राम नेटवर्क लॉन्च किया? इन चारों में से कोई एक यूटी या एक स्टेट है जिन्होंने ये रोजगार देने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक ग्राम नेटवर्क नाम की योजना स्टार्ट की है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है या कौन सा यूटी है? तो वो राज्य नहीं है, यूटी है, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी, जम्मू एंड कश्मीर के में एलजी होते हैं। तो एलजी कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है वो? कभी भी इनका नाम आ सकता है एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में पूछा भी गया है, इसलिए याद रखिएगा कि वहां के जो एलजी हैं, वहां के जो एलजी हैं वो है मनोज सिन्हा ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च के अंदर ये कर क्या रहे हैं? एक तो वहां के लोगों को इससे स्थायी नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात, वहां के 75 ऐसे गांव हैं जिनके बारे में पता करके वहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में रिसर्च करके लोगों तक पहुंचाएंगे। 75 गांवों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करेगी, जो पहले से ही अपनी ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी जगह हैं, ऐसे गांव जो पहले से ही ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, जहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया सकता है, लोग आए, वहां देखें, वहां पर घूमें, वहां के बारे में जान सकें। इससे यूटी को पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, लोग घूमने आएंगे तो वहां पर बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को, उससे आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो ये मनोज सिन्हा जी हैं, आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये वाला
पोस्टर भी देख रहे हैं, अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है। टूरिज्म विलेज इन जम्मू कश्मीर बाय मनोज सिन्हा, 5 सितंबर 2021 को इन्होंने ये सब किया हुआ है। तो याद रखिएगा कि ये जो विलेज नेटवर्क वाला जब भी क्वेश्चन आपको दिमाग में क्लिक करे तो आपको मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर याद आना चाहिए कि क्वेश्चन इन्हीं 3 में से आ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डूरंड कप खेला गया। डूरंड कप से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अभी तो ऐसा क्वेश्चन करंट में चल रहा है, लेकिन डूरंड कप किस खेल से संबंधित है ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। देखिए इसमें भी मैंने नहीं दिया है आपको। हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण, ठीक है, 130वां संस्करण होने वाला है, इसका शुरू होने वाला है। भारत में खेला जाता है ये, और ये भारत में कहां खेला जा रहा है। चलिए पहले बात कर लेते हैं डूरंड कप के बारे में। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। काफी कॉमन क्वेश्चन है। डूरंड कप का फुटबॉल से संबंध है। फुटबॉल में डूरंड ट्रॉफी होती है, डूरंड टूर्नामेंट होता है। पहली बार डूरंड जो टूर्नामेंट है, फर्स्ट टाइम FIRST, क्योंकि 130 तो अभी चल रहा है, 130वां फर्स्ट टाइम ये खेला गया था 1888 में, 1888 में पहला डूरंड कप खेला गया था। ठीक है, औपनिवेशिक काल के समय पे इसको खेला गया था। ब्रिटिशर्स इसको खेलते थे और भी टीम्स उनकी खेलती थी। इंडियंस इसमें शुरुआत में नहीं खेलते थे, धीमे धीमे खेलना स्टार्ट किया, और अभी हाल ही में इसका 130वां संस्करण शुरू हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे, न्यूज देख रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि इंडिया में फुटबॉल का डूरंड कप स्टार्ट हो चुका है, जो कि कलकत्ता में खेला जा रहा है। 5 सितंबर के आसपास ये स्टार्ट हो गया है, करीब 1 महीने ये चलने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं डूरंड कप के बारे में। काफी कुछ तो मैंने बता ही दिया है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट, याद रखिए एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, वो तो होने ही वाला है भाई। 1888 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1888, 1988, 100 साल तो यही हो गए, और फिर उसके बाद अभी 20-30 साल ये हो गए, इसीलिए 130वां संस्करण हो रहा है। कुछ सालों में इसको नहीं खेला गया इसलिए, नहीं तो ये और भी ज़्यादा संस्करण होता है इसका। संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। ठीक है, 16 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं इस कप के अंतर्गत, और ये कप स्टार्ट भी हो चुका है। अभी कहाँ खेला जा रहा है? कलकत्ता में खेला जा रहा है। डूरंड कप 2019 की अगर बात करें, देखिए फुटबॉल की एक बेस्ट प्लेयर टीम मानी जाती है मोहन बागान। ठीक है, लेकिन 2019 का जो डूरंड कप है, जो विनर है वो गोकुलम रहा है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि हाल ही में डूरंड कप स्टार्ट हुआ है, 2019 में जब ये हुआ था तो इसकी कौन विजेता रहा? गोकुलम रहा। रनर अप कौन रहा? कौन सेकंड पे रहा? तो वो मोहन बागान रही है। मोहन बागान की जो टीम है वो रही है सेकंड रनर। गोकुलम ने जीता हुआ है, 1888 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में मोहन बागान रनर अप रही है। सबसे पुराना टूर्नामेंट है, कलकत्ता में हो रहा है, और बचा गया है एक और चीज इसमें निकल के आ रही है। ये एकमात्र इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है जहां विनर को 3 ट्रॉफी मिलती हैं। देखिए, आप कोई टूर्नामेंट जीतते तो आपको 1 ट्रॉफी मिलती है, आप वर्ल्ड कप जीतते तो 1 वर्ल्ड कप मिलता है, कोई T20 सीरीज जीतते हैं तो आपको उसका 1 ही मिलता है, एशिया कप 1 मिलता है। लेकिन डूरंड कप एक ऐसा कप है जिसमें विनर को 3 ट्रॉफी मिलती हैं एक साथ। एक तो मिलता है डूरंड कप, दूसरा मिलता है वाइसराय ट्रॉफी, उन लोगों की देन है ये, अभी तक उनको बोझ ढो रहे हैं उसका अपन, और शिमला ट्रॉफी। ठीक है, शिमला ट्रॉफी क्यों मिलती है? इसके लिए कारण और है, चलिए बता देता हूँ। 1888 में जब पहली बार डूरंड कप खेला गया तो वो शिमला में ही खेला गया था। ठीक है, तो वहाँ पे एक शिमला ट्रॉफी भी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो शिमला ट्रॉफी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें विजेता को 3 ट्रॉफियां मिलती हैं, और आपको नाम भी देते हो सकता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि डूरंड कप के अंदर हमको डूरंड कप मिलता है, शिमला ट्रॉफी मिलती है और वाइसराय ट्रॉफी मिलती है। ठीक है, एकदम क्लियर क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन। ये तीनों ट्रॉफी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखी है डूरंड कप की। अगला क्वेश्चन आया है वैक्सीन को लेके। वैक्सीन के आप देख रहे हैं, वैक्सीन इतना ज्यादा एक टॉपिक बढ़ गया है, वैक्सीनेशन, कोरोना, है ना। इतना तो हड़प्पा संस्कृति खुदाई के बाद टॉपिक नहीं बढ़ रहे थे, इतना इसमें बढ़ गया है। आप हड़प्पा के बारे में सोचिए ना, कभी हड़प्पा के 1920-21 के पहले खुदाई ही नहीं हुई थी, तब तक तो हड़प्पा के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था। लेकिन हड़प्पा की खुदाई के बाद बच्चों को कितना सारा इतिहास में और कुछ पढ़ने को मिला, रिसर्च भी हुआ है उस पर। इसी प्रकार कोरोना के आने के बाद कोरोना ऐसा एक टॉपिक जुड़ गया, वो जानलेवा तो है ही,
साथ ही साथ दिमाग की कसरत भी बहुत करवाता है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की वैक्सीन बन रही हैं। कहीं किसी देश में कुछ ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं, कहीं कम आ रहे हैं, तो क्या उनके मॉडल ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो अपने देश को ऐसा मॉडल फॉलो करा रहे हैं कि आंकड़े कम हो रहे हैं उनके यहाँ। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अभी एक और क्वेश्चन निकल के आया है कोरोना वैक्सीन को लेके। हाल ही में एक देश है जिसने 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाई है। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? अब देखिए, पहला बन गया दुनिया का, तो दुनिया का पहला, भारत का पहला, ऐसे क्वेश्चन तो कभी भी आ सकते हैं। तो दुनिया का पहला देश बन गया है क्यूबा। क्यूबा ने 2 साल के बच्चों को भी वैक्सीन डेवलप कर ली है लगाने के लिए, और लगाना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं। WHO से हालांकि इनको मान्यता अभी नहीं मिली है, लेकिन उनके देश की जो मेडिकल एजेंसी है उसने उसको मान्यता प्रदान कर दी है। तो क्यूबा के बारे में जान लेते हैं। क्यूबा के बारे में आप क्या जानते हैं? क्यूबा के बारे में देखिए, सबकी राजधानियां तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताई उसकी किनासा बताई थी ना अभी मैंने आपको, कांगो की, ऐसी क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, क्यूबा एक द्वीपीय देश है। क्यूबा के बारे में आपको बताऊं, क्यूबा एक द्वीपीय देश है। एक द्वीप है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ये किस पानी से घिरा हुआ है? किसी सागर में स्थित है। ये कैरेबियन सागर में है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये तो वही क्यूबा के बारे में, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बताया इसलिए दिया कि उसकी राजधानी और वो कहां पर है ये आपको मालूम होना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन जो क्यूबा से हमेशा आ जाता है, क्यूबा में एक फसल है जो सबसे ज्यादा होती है। क्यूबा में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गन्ना होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है ये। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है क्यूबा में? गन्ने का। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गन्ना क्यूबा में होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला कौन बन गया है पहला? क्यूबा। जान लेते हैं क्या है वैक्सीन के बारे में और कुछ। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित अब्दला और सोबराना, जैसे हमारे पास कोवैक्सिन और कोविशील्ड है, ऐसे ही उन्होंने विकसित की है अब्दला। ये देख रहे हैं अब्दला की वो बोतल लिए खड़े हुए हैं डॉक्टर जी, अब्दला ही लिखा हुआ है इस पर। अब्दला और सोबराना नामक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए विकसित कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए अब्दला। अगर ऐसा पूछ रहा है कौन सा देश है, तो वो है क्यूबा। अब्दला ये दवाई है, ये छोटे बच्चा आप देख रहे हैं 2 साल का, इसको क्यूबा में वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये पहला देश बन गया है। हालांकि इस वैक्सीन को WHO की ओर से मंजूरी मिलना भी बाकी है। यहाँ तक कयास लगा जा रहा है कि WHO इसको मान्यता दे देगा, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी बच्चों पे देखा नहीं गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद जरूर अच्छे से रखिए। और साथ ही साथ इन 2 वैक्सीन के नाम भी, सोबराना और अब्दला, क्यूबा में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, डुगोंग एक जानवर है। डुगोंग एक जलीय जंतु है, जलीय जंतु है डुगोंग, जिसको हम सी काऊ भी कहते हैं, समुद्री गाय भी कहते हैं इसको। उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये IUCN ने ऐसा बोला है, जो कि नेचर को कंजर्व करता है, कि ये वनरेबल में आने वाला है, मतलब ये खत्म होने वाली है प्रजाति धीमे धीमे, और बहुत ही कम बची हुई है। तो इंडिया में ये कहाँ है, अगर आपको ये मालूम होगा तो आप इसका आंसर सही लगा देंगे। ठीक है, जो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट है, उसके 400-500 किलोमीटर के एरिया में जो होता है, जो समुद्र है, वहां पर ये पाई जाती है। तो उसका संरक्षण तो वहीं कर रहे होंगे। देखिए, इनको आप वहीं संरक्षित कर सकते हैं जहां पर ये हैं। जिस समुद्र में ये हैं, आप उसी समुद्र में तो उसको संरक्षित कर सकते हैं। समुद्र थोड़ी ना दूसरा बना लें कहीं पे जाके। आप फॉरेस्ट एरिया तो बना में जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर उनको दूसरी जगह से एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करके वहाँ पे उनको संरक्षित करते हैं, लेकिन इनको आपको वहीं की वहीं संरक्षित करना होता है। इसीलिए हम इनको तमिलनाडु में संरक्षित तमिलनाडु ने किया है ऐसा। किस राज्य में स्थापित किया गया है? अब तमिलनाडु से लगाई हुआ है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, ये मन्नार की खाड़ी है। तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ के 400-500 एरिया में इसको संरक्षित किया जा रहा है सी काऊ को। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में आइए जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। हमने आज तीसरी राजधानी ये पढ़ रहे हैं, ये हमारे एक वो दोनों देशों की राजधानी थी, ये स्टेट की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम अभी बताया है पिछले वीडियो मैंने, MK स्टालिन। जब मैं आपको ये बता रहा था कि किसने श्रीलंकाई जो है वहाँ से लौट रहे हैं, श्रीलंकाई भारतीय श्रीलंकन जो वहाँ से लौट के आ रहे हैं, शरणार्थी बन रहे हैं, तो उनके लिए किसने पैकेज की घोषणा की है, तब मैंने बताया था आपको MK स्टालिन के बारे में। इसकी राजधानी है चेन्नई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन में और क्या है, सुगोंग डुगोंग, इसको याद रखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं सी काऊ और इसका नाम है डुगोंग। ठीक है, कि आपसे पूछा डुगोंग इनमें से एक क्या है, तो हो सकता है ये भी पूछ लें आपसे कि डुगोंग क्या है। डुगोंग एक मछली है, डुगोंग एक मछली है जो काफी बड़ी होती है देखने में, एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है। ठीक है, मैमल्स में आता है लेकिन मछली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये समुद्र में पाई जाती है। ये स्तनधारी, बच्चे पैदा करता है। यह निवास के नुकसान, मतलब इसके जो निवास है उसका कम ही होती जा रही है, इसका निवास इसके जैसा बचा नहीं है जैसा उसमें ये रहना चाहता है। समुद्री प्रदूषण, लगातार समुद्र में बढ़ते हुए प्रदूषण, और समुद्री घास, ये शाकाहारी जंतु है, समुद्री घास खाता है और समुद्री घास धीमे धीमे प्रदूषण के कारण खत्म हो रही है, के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। ठीक है, कैसे होने वाला है ये विलुप्त होने वाला है। डुगोंग मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा, डुगोंग मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में पाया जाता है। इस क्षेत्र में ही एक समुद्री संरक्षण नजर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो मन्नार की खाड़ी और गल्फ है, यहीं पर संरक्षण का क्षेत्र यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का पर्यावरण वहाँ उनको दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकें और अपनी जनजाति, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकें। IUCN ने डुगोंग को विलुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए कमजोर रूप से सूचीबद्ध किया है। तो IUCN ने इसको सूचीबद्ध कर लिया, लिस्टेड कर लिया कि ये खत्म होने वाले हैं। तो IUCN क्या है पहले तो ये पता कर लो आप। IUCN वगैरह में आपको पता तो होगा ही, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये जो संस्था है ये विलुप्त प्राय प्राणी, कौन से प्राणी विलुप्त होने वाले हैं, कौन से विलुप्त हो चुके हैं, कौन से प्राणी स्थानिक है जो एक फिक्स जगह पर पाए जाते हैं, उन्हें किस प्रकार की परिस्थितियां चाहिए, उनको किस प्रकार का आवास चाहिए, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब बताती है और प्रयास करती है कि ये इनकी प्रजातियां, बायोडाइवर्सिटी विश्व में बनी रहे, जीव खत्म ना हो, इस प्रकार के प्रयास IUCN करती है। IUCN जो है, IUCN की स्थापना भी कभी कभी पूछ लेते हैं। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ये सब तो है इनके साथ में लगे हुए क्वेश्चन, पुंछल्ले वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको आप तुरंत के तुरंत अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, रिवाइज भी होता जाएगा। अभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया था कि IUCN का मुख्यालय क्या है। IUCN का नाम आया तो आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। DRDO का नाम आया तो आपने याद कर लिया, उससे रिकॉल होता रहेगा चीज़ें। तो यार मेन चीज़ यहाँ पर है जो वो है तमिलनाडु में क्या बन रहा है, इनके संरक्षण के लिए एक क्षेत्र बनाया जा रहा है। किनके? डुगोंग भी आ सकता है, सिकाऊ भी आ सकता है। आगे चलते हैं। डुगोंग आप देख सकते हैं इसमें इमेज में बनाया हुआ है, इसको डुगोंग बोलते हैं। ये समुद्री गाय भी कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आ गया है गेम्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। निम्न में से किस बॉलर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर, कपिल देव का फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी शार्दुल ठाकुर ने तोड़ा था कुछ दिनों पहले, कपिल देव के रिकॉर्ड्स के पीछे पड़े हैं इंडियन टीम आजकल, तो फिर से तोड़ दिया। अभी शार्दुल ठाकुर ने तोड़ा था ना, कपिल देव से भी कम गेंदों पर उन्होंने 50 लगाई थी। अभी किस बॉलर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लिए हैं इंडिया के एक बॉलर ने और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे करने वाले अब वे पहले भारतीय बॉलर बन गए, बन ही जाएंगे। जब किसी एक पहले से होगा और उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे तो वो पहले पे आ जाएंगे। तो ऐसा जो करके दिखाया है वो करके दिखाया है इंडिया के बढ़िया बॉलर हैं बुमराह,
जसप्रीत बुमराह ने 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आइए जान लेते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो आप जानते ही हैं, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ आपसे पूछा सकता है, किसके खिलाफ इन्होंने पूरे 100 विकेट पूरे किए थे 24 टेस्टों में, इंग्लैंड के खिलाफ किए थे। कपिल देव का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। बुमराह ने 24वें टेस्ट मैच में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। भारत की तरफ से सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बन गए। इससे पूर्व कपिल देव ने ऐसा करके दिखाया था। कब बुमराह की आप तस्वीर देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा इस क्वेश्चन में है नहीं, जैसे उस वाले क्वेश्चन में था सिकाऊ वाले में या कांगो वाले में, इसमें इतना कुछ नहीं है। ये फैक्चुअल जानकारी है, आपको एक वर्ड में याद इसको होना चाहिए कि अभी हाल ही में किसने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये कीर्तिमान जसप्रीत बुमराह ने स्थापित किया है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक हाल ही में जापान में संपन्न हुए 5 सितंबर को, जिसमें शीर्ष पर रहा है चाइना। जिसमें शीर्ष पर कौन रहा है? इसमें शीर्ष पर रहा है चाइना। और इंडिया का स्थान कौन सा रहा? इंडिया का स्थान इसमें 24वां रहा। इंडिया ने कुल 19 मेडल जीते थे इसमें। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अधिकतर क्वेश्चन मैंने वहां पे आपको कंप्लीट क्लियर कराए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में चाइना 207 मेडल के साथ, याद रखिए कि चाइना ने कितने मेडल जीते हैं? 207 मेडल जीते हैं। और इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं और 24वें स्थान पर रहा है। 207 चाइना, 24वें स्थान पर इंडिया 19 मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ पब्लिश की है? ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बुक का? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अपने अधिकारों को जानो और आवाज उठाओ उनको पाने के लिए। ठीक है, क्लेम करने के लिए बोल रहे हैं। उस बुक में यह बताया गया कि आपके अधिकार क्या हैं। अ गाइड फॉर यूथ, ये यूथ के लिए एक गाइड है, युवाओं के लिए। ऑप्शन आप देख रहे हैं, ब्रैड पिट, रोनाल्डो, लियोनार्डो डिकैप्रियो और एंजेलिना जॉली। जानते ही आप, नाम से इन सभी को जानते ही हैं। ब्रैड पिट हॉलीवुड एक्टर हैं, एंजेलिना जॉली एक्ट्रेस हैं हॉलीवुड, लियोनार्डो डिकैप्रियो भी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और प्लेयर हैं। हाल ही में 111 गोल करने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो है एंजेलिना जॉली। एंजेलिना जॉली ने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने अपनी बुक नो योर राइट्स लिखी हुई है। इस पुस्तक को एंजेलिना जॉली के साथ, ये बुक 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखिए इसका नाम आ गया है तो यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा याद भी होगा आपको। एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार के वकील। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आया तो इतना जानकारी लिख लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल घोटालों को उजागर करती है, अगर आपको पता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका ख्याल लंदन में है। और मानवाधिकार के वकील, वो क्या उनका प्रोफेशन है वो एक अलग बात है। उनका नाम क्या है? गेराल्डिन वॉन ब्यूरेन क्यूसी। कितना अच्छा नाम है इनका, 4 लोगों का नाम रख सकते थे इतने में, इनका अकेले का नाम है लेकिन गेराल्डिन वॉन ब्यूरेन क्यूसी। इनके साथ मिलके एंजेलिना जॉली ने ये बुक लिखी है, अपने हाथ में लिए हुए हैं बुक, आप देख रहे हैं एंजेलिना जॉली, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। एंजेलिना की यह किताब पूरी दुनिया के बच्चों और युवाओं को उनके अधिकार के अभिज्ञ करेगी, मतलब बताएगी कि आपके अधिकार क्या हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं तो आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं एंजेलिना जॉली की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? दिवस से फिर क्वेश्चन आ गया, हमने नारियल दिवस पढ़ा, गिद्ध संरक्षण दिवस पढ़ा, आज फिर एक हम दिवस लेके आए हैं क्योंकि हाल ही में इसको मनाया गया। इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। नाम से स्पष्ट है क्यों मनाया जाता होगा। देखिए चैरिटी का मतलब क्या होता है? चैरिटी इसलिए रखा गया है इसके नाम की, दान धर्म की बातें होती रहे, दान होता रहे, थोड़ा लोगों की मदद होती रहे, चैरिटी होती रहे, है ना। तो ये 5 सितंबर के दिन मनाया गया। कब मनाया गया चैरिटी दिवस? 5 सितंबर के दिन चैरिटी दिवस मनाया गया। हर साल 5 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। यूएन ने घोषित किया है कि 5 सितंबर को हम चैरिटी दिवस के रूप में मनाएंगे, और कारण यह है कि इस दिन मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है।
5 सितंबर के दिन। और मदर टेरेसा को दान धर्म पूर्ण करने वाली लेडी मानते हैं। चैरिटी ऑफ मिशनरीज की इन्होंने स्थापना की थी। इंडिया में आकर ये बस गई थी, बाहर आयरलैंड से आई हुई थी। अब बात कर लेते हैं 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसको? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1980 में जैसे ही अगली साल ही इंडियन गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए, भारत रत्न मिला है। ऐसे लोगों के क्वेश्चन तो हमेशा आ जाते हैं। तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा ने 1979 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, कभी भी आप याद रखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये इनकी संस्था थी जिसके तहत ये लोगों की भलाई के काम करती थी, लोगों की सेवा करती थी, बीमारों की सेवा करती थी। और उनके सम्मान में उनकी पुण्यतिथि के दिन यूएन ने अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल चैरिटी डे, होमेज टू मदर टेरेसा। होमेज ये आके सब तो आप समझ में आ रहा है। होमेज का मतलब क्या होता है? होमेज का मतलब होता है श्रद्धा। इनकी श्रद्धांजलि इनको अर्पित करते हुए यूएन ने ऐसा किया है। अच्छा, एकदम क्लियर हो गया है क्वेश्चन, याद जरूर कर लीजिए। लोगों को दान धर्म के माध्यम से, देखिए इस दिन स्वयंसेवी और लोकहित कार्यक्रमों के माध्यम से मदद की जाती है, लोगों की मदद की जाती है इस दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस वर्ष पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत किस वर्ष पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो याद रखिए, भारत जो है, भारत को पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि वो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। अगली बार जो 2023 का मैं आपको बताता हूँ, आंसर इसका है 2023। 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो इंडिया में होगा। कहां पर होगा? भारत में होगा। G20 शिखर सम्मेलन क्या होता है? G20 के बारे में बता दूं, G20 शिखर सम्मेलन 20 देशों के वित्त मंत्री और गवर्नर्स का एक ऐसा संगठन है जो एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं, एक साथ बैठते हैं और सीखते हैं एक दूसरे से कि क्या दूसरे के देश में क्या किया जा सकता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, एक दूसरे को बुलाना हमारे अपने देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये उसका अहम उद्देश्य रहता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाना उसका अहम उद्देश्य रहता है। तो G20 के बारे में और क्या कह सकते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। आइए जान लेते हैं G20 के बारे में और भी चर्चा विस्तार से। 2023 में G20 भारत में होने वाला है। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया इसकी मेजबानी कर रहा है। नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष जी हैं। पीयूष गोयल को विश्व प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। अब ये क्या होता है? इनको बनाया गया, देखिए G20 में हर बार एक शेरपा बनाया जाता है। ठीक है, शेरपा इन लोगों में होता क्या है, इन पूरे के पूरे G20 समूह के जो जितने भी देश हैं उनका मुखिया उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार जो 2023 में होने वाला है, अगले 2 साल बाद जो होने वाला है G20 सम्मेलन, वो इंडिया में होगा और पीयूष गोयल जी उसके शेरपा होंगे। कौन होगा उसका शेरपा? उसका शेरपा होंगे पीयूष गोयल जी। शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। बात कर लेते हैं 2023 से पहले 2021 चल रहा है अभी। इस बार ये इटली में होगा। कहां होगा? 2021 में इटली में होगा। 2022 में इंडोनेशिया में होगा। 2022 में इंडोनेशिया में होगा। तो याद रखिएगा 2021 चल रहा है अभी, इटली में होगा G20 सम्मेलन इस वर्ष का। अगले वर्ष का होगा इंडोनेशिया में। और 2023 का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है उसकी मेजबानी? भारत कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे देश से यहाँ खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये जो लेफ्ट फोटो है ये 2019 के ओसाका समिट की है। तो 2019 का ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद आप रख सकते हैं। ओसाका कहाँ पर है? ओसाका जापान में है। ठीक है, तो ये हो गया 19 का। 21 का इस वर्ष होगा 22, 23, 20 कहाँ चला गया? 20 वाला जो ईयर है वो वैसे भी इतना खतरनाक साल था कि वो
लोगों के बीच से डिलीट जैसा हो गया है। तो 2020 में ऐसा नहीं कि 2020 में G20 सम्मेलन नहीं हुआ था, 2020 का सऊदी में हुआ था, लेकिन कोई गया नहीं था सऊदी, उसने उसकी मेजबानी की थी और वर्चुअल हुआ था ये। तो आप पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा G20 सम्मेलन था जो वर्चुअल हुआ था, तो सऊदी का 2020 वाला G20 सम्मेलन वर्चुअल हुआ था। सबने अपने अपने लैपटॉप पर दो देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और चर्चाएं की थी, क्योंकि कोविड की वजह से आवागमन बंद हो चुका था। 2023 याद रखिएगा, भारत मेजबानी कर रहा है G20 की। यहां पे अगला क्वेश्चन हमारा आया है, कृषि अपशिष्ट से बनी बायोब्रिक्स, कृषि अपशिष्ट से बनी बायोब्रिक्स आधारित पहली इमारत का उद्घाटन किस IIT में किया गया। एक IIT है जिसमें बायोब्रिक का यूज किया गया, ये एक नया टर्म्स आपके लिए आया है, बायोब्रिक। कृषि अपशिष्ट से बनी, कृषि के जो बचे हुए पदार्थ रहते हैं उनसे ईंट बनाई गई है और उस ईंट से एक पहली इमारत बनाई गई है। काफी अच्छी ब्रिक्स होती हैं ये, पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आधारित पहली इमारत का उद्घाटन किस IIT में किया गया, तो वो IIT का नाम है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में एक गार्ड जो होता है ना, उस गार्ड का रूम बनाया गया है बायोब्रिक्स के द्वारा। ठीक है, आइए और जानकारी से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बायोब्रिक्स क्या होती है? जैव ईंट को एक वैकल्पिक और टिकाऊ, देखिए इसको बोलते हैं जैव ईंट। आपने एक वर्ड सुना होगा पराली, अभी हाल ही में इसका बहुत नाम आया, दिल्ली हरियाणा में जो किसान है वो पराली जलाते हैं, इस पराली के कारण बहुत प्रदूषण होता है। खेती हो जाती है, खेती के बाद जो फसल निकलती है उसका जो बचा हुआ पदार्थ रहता है किसान उसको जलाते हैं और उससे प्रदूषण बहुत होता है। तो ये जो भाई साहब हैं ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, इनका नाम है, पेटेंट भी हो गया है। इन्होंने उस पराली से ईंटें बनानी है, पराली से ईंट बनाई है अपनी डिजाइनिंग टीम के साथ मिलके, अपने जो जिनके अंडर में इन्होंने PhD की उन प्रोफेसर्स के साथ मिलके इन्होंने वो इस प्रकार की ईंटें बनाई हैं जो कि बायो ईंट जिसको बोलते हैं। बायो ईंट वैकल्पिक और टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में विकसित किया गया, जो पराली जलाने के विकल्प के कार्य करता है। पराली ना जलाकर इनको पता है क्या प्रोसेसिंग है, कैसे पराली से ईंट बनाई जा सकती है। अच्छा, यह सामग्री उत्कृष्ट थर्मल इंसुलेशन और अग्निरोधी गुणों को प्रदर्शित करती है। इसकी अगर जब आप ईंटें लगा लेते हैं ना अपने कमरे के अंदर, तो जो गर्मी आपको बाहर से आ रही होती है वो 5 से 6 डिग्री कम हो जाती है। इतने इसके फायदे हैं। बड़े पैमाने पर अगर आप इसको जैविक ईंटों को अगर गवर्नमेंट बनाए, इसको प्रोजेक्ट शुरू करे, तो 2 से 3 रुपए हाईएस्ट इसका कॉस्ट पड़ेगा एक ईंट का। ठीक है, प्रियव्रत राउतरे, प्रियव्रत राउतरे इनका नाम है। प्रियव्रत राउतरे खड़े हुए हैं, ये जो आप बंगला पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इंडिया की ऐसी पहली बिल्डिंग है IIT के अंदर हैदराबाद में लगी हुई जो बायो ईंटों से बनी हुई है। इसकी जो ईंट बनी है वो पराली से बनी हुई है। PhD विद्वान को जैव ईंट सामग्री इसकी निर्माण तकनीक के लिए भारतीय पेटेंट से सम्मानित किया गया। भारतीय पेटेंट से राउतरे जी को सम्मानित किया गया। IIT हैदराबाद के ही छात्र हैं, वहीं से PhD कर रहे हैं और वहीं पर उन्होंने अपने गार्ड के लिए इस प्रकार की ईंटें निर्मित की हैं ताकि वो वहाँ पर उसको गर्मी से बच सके, सस्ता पड़ सके। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्रदूषण भी कम होगा। कितनी अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है एनवायरनमेंट के लिए। पराली ना जलाकर पराली से ईंटें बनाने का ये काम इन्होंने किया हुआ है। तो गवर्नमेंट अगर इसकी तरफ से ध्यान दे और इसको लेके प्रोजेक्ट शुरू कर सके तो ईंटें तो बनी जाएंगी, साथ ही साथ पराली भी ठिकाने लग जाएगी। तो ये आज के हमारे वो क्वेश्चन थे जो हमको समझने थे और अगले आने वाले वीडियोस में हम इन क्वेश्चंस को फिर से आपके संग रिवाइज करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछले वाले वीडियोस में क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है रिवीजन में हमारे, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत कौन सी योजना शुरू की है? आपको बता चुका हूं मैं, वतन प्रेम योजना। कौन सी? वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना क्या होता है? इसके अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर रहने वाले गुजरातियों को इसके लिए इंस्पायर्ड किया जाएगा कि वो किसी स्कीम में, पानी की टंकी में, सोलर लाइट में, बच्चों के लिए क्लासरूम में, आंगनवाड़ी के लिए पैसा अगर देना चाहते हैं तो दें। अगर आपके पास है इस लेवल पे पैसा, आप कुछ कर सकते हैं दान पुण्य काम, तो 60% आप दें, इंडिविजुअल दें, 60% लोग दें और उसमें 40% जो है वो गवर्नमेंट दे देगी। तो कहना 60% पैसा अगर आप लगाने को तैयार हैं तो 40% पैसा गवर्नमेंट लगा देगी और कुछ भलाई का काम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना? कौन है लवलीना? पहले तो लवलीना मुक्केबाज हैं। इनको किस सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है असम, क्योंकि ये असम की रहने वाली हैं और पहली असमिया हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, असम इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? जब बता रहा था, मैं आपको बताया भी था कि फिल्म सिटी क्या होती है, जहां पर पिक्चरों की शूटिंग की जाती है। वहां पर इस प्रकार के सेट लगाए जाते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि आप किसी और देश में आ गए, आपको लगेगा नहीं किसी और देश में, ऐसा लगेगा किसी और देश में आ गए हैं, लेकिन रहेंगे आप इंडिया में ही। तो रामोजी के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हाल ही में नोएडा में भी एक प्रस्तावित हुई है, लेकिन अभी जो एकदम लेटेस्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश आपको बताया हुआ है मैंने। हिमाचल प्रदेश में किसके सहयोग से लग रही है? पिटारा टीवी, मैसर्ज पिटारा टीवी के सहयोग से लग रही है, करार हुआ है गवर्नमेंट का। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? एक सैन्य अभ्यास है जो कि बहुराष्ट्रीय है। 20-21 देश इसमें शामिल होते हैं। नाम है ब्राइट स्टार, होता है इजिप्ट में, मिस्र को बोलते हैं, इजिप्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना। पत्रकार कल्याण कोष योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसमें क्या है, उनकी पेंशन को 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। अगर कोई पत्रकार कोविड में अपनी जान गंवा देता है तो उसके परिवार को वित्तीय सहायता, अगर कोई बीमार हो गया है कोविड का, अगर पॉजिटिव पाया गया तो उसको 2 लाख रुपए तक का इलाज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। इसका नाम है योजना का पत्रकार कल्याण कोष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो मैंने आपको बताया है कि योद्धा बनाने के लिए किससे बात की है उन्होंने? लोगों से बात की है कि योद्धा बनो। केरल सरकार चाहती है कि आप योद्धा बने और वैक्सीन लगवा लें पूरी जाके दोनों डोज, क्योंकि केरल में संभावित माना जा रहा है कि तीसरी लहर आ गई है। 20-30 हजार केस वहां पर रोज आ रहे हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन हॉर्न राइनो कौन होता है? ये एक सींग वाला गैंडा कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, असम में, को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मैंने आपको बताया था IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मस्कट बनाया गया है, शुभंकर बनाया गया है एक सिंग वाले गैंडे को। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये मैं बहुत बार रिपीट करा चुका हूं आपको। टोटल 19 मेडल जीते हुए हैं और 24वें स्थान पर रहा है। तो ये आज के हमारे रिवाइज वाले क्वेश्चन थे। साथ ही हमने वो क्वेश्चन पढ़े जो कुछ घटित हुआ है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। किस देश में राष्ट्रपति ने क्या क्या योजनाएं बनाई हुई हैं, कौन सी बुक लॉन्च हुई है अभी हाल ही में, ये सब हमने देख लिया है। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ, जीए के सुपर डोज के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ।